नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी कोऊ न जानन हार। तुम्हारे जीजाजी नहीं रहे। कप में चाय डालते हुए मेरे हाथ अनायास कांप गए। मैंने इनकी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। अखबार हाथ में लिए ये कुटिल ढंग से मुस्कुरा रहे थे। उस क्षण वे मुझे बड़े अजनबी से लगे। मैंने अखबार उनके हाथ से झपट लिया। पहले ही पृष्ठ पर काले चौखाने में समाचार था। नगर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी रोटेरियन श्री शेठ बनवारी लाल जी का लंबी बीमारी के बाद बंबई के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया। समाचार तो काफी लंबा था, पर और आगे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। अखबार को मेज पर पटक कर कसैले स्वर में मैंने कहा, मेरे जीजा जी को परलोकवासी हुए 18 वर्ष बीत गए। आपको शायद मैं बता चुकी हूं। चौंकने की बारी अब उनकी थी। सॉरी अनु, उन्होंने अपराधी स्वर में कहा और किसी तरह चाय समाप्त कर वहां से उठ गए। उनके चेहरे पर पुते अपराध बोध ने बाद में मुझे धिक्कारना शुरू किया। इतना ताव खाने की क्या जरूरत थी भला? सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने आज तक इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा था। आज ही पता नहीं कैसे इतनी ऊंची बात कह गए। पर वे तो पराए ही हैं। हम लोग जो दीदी के परम आत्मीय हैं, हम भी तो इस अपराध से बरी नहीं हैं। हम भी तो दल बांधकर दीदी का न्याय करने बैठ गए थे और उतना बड़ा अन्याय कर डाला था। उसकी टीस अब तक सालती है। हम सब लोग तब अम्मा की तेरहीं पर भैया के यहाँ इकट्ठा हुए थे। बेचारी अम्मा मन में यह अरमान लिए ही चली गईं कि बेटा उन्हें बेटी की कमाई खाने के पाप से उबार ले और अपने साथ लिवा ले जाए। जिस दिन भैया का रिजल्ट आया था, उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वो किसी की धौंस नहीं सहेंगी, अपने कमाऊ पूत के पास जाकर रहेंगी। पर वह शुभ दिन कभी आया ही नहीं। सरकार की नई नीति के मुताबिक भैया की पहली पोस्टिंग वज्र देहात में हो गई थी। ढंग से आने जाने का साधन भी नहीं था। कॉलेज से नए नए निकले डॉक्टर 2 वर्ष तक देहातों में खट सकते थे। अधिकांश लोगों ने सरकारी नौकरी का मुंह त्याग दिया। जो खाते पीते घर के थे, वह तो अपनी क्लिनिक खोलकर बैठ गए। कुछ पैसा कमाने के लिए खाड़ी के देशों में चले गए। भैया मन मारकर नौकरी करते रहे, पर जब भी घर आते अपनी दुर्दशा का बखान कर अम्मा को रुला रुला देते थे। अम्मा ने लाख कहा, मुझे साथ ले चल, कम से कम खाने पीने का तो आराम हो जाएगा। भैया कानों पर हाथ रख लेते, तुम्हारी छूछात वहां कौन संभालेगा? और रोज तो तुम्हें बीमार होना है। तू डॉक्टर जो साथ होगा, मैं तुम्हें देखूंगा या अपने मरीजों को? और फिर गांव में न ढंग की दवाई मिलती है, न इंजेक्शन मिलते हैं। शहर ले जाना चाहो तो ढंग की सवारी भी नहीं है। ना बाबा, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो ये बहनें मुझे नोच खाएंगी। अम्मा बेचारी तो बेटे के हाथ से मरने को भी तैयार थी, पर बेटा दूसरी ही उधेड़-बुन में था। लगातार कोशिश करने के बाद उन्हें आखिर पीजी में एडमिशन मिल ही गया। फिर से पढ़ाई की बात सुनकर अम्मा को तो काट मार गया, पर भैया ने उन्हें समझा दिया कि आजकल एमबीबीएस की डिग्री को कोई टके सेर भी नहीं पूछता, और फिर इस पढ़ाई में तो वेतन भी मिलेगा। और अम्मा का मन रखने के लिए भैया स्टाइपेंड के रुपए मिलते ही 5-50 उन्हें जेब खर्च के लिए थमा देते। अम्मा धन्य हो जाती, उनका सोया हुआ आत्मसम्मान फिर जाग उठता। वो नहीं जानती थीं कि भैया इसका 2 गुना दीदी से वसूल लेते थे। एमडी करते करते पता नहीं कब भैया अपने एक प्रोफेसर की नज़रों में चढ़ गए। उनके बहनोई को एक ऐसे ही होनहार डॉक्टर की तलाश थी जो उनका क्लिनिक भी देखे और उनकी इकलौती बेटी का हाथ भी थाम सके। उनके दोनों बेटे विदेशों में जाकर बस गए थे। न उन्हें देश में रुचि थी, न पिता के फलते फूलते व्यवसाय में। बस चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। हम लोगों को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। अम्मा तो इतने अच्छे रिश्ते की बात सुनकर ही गदगद हो गई थीं। दोनों कुलों में आज तक न तो ऐसी शानदार शादी हुई थी, न ऐसा जोरदार दहेज आया था। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लेकिन शादी के बाद भाभी तो घर में आई नहीं। हाँ, भैया जरूर ससुराल चले गए। जाते समय भाभी अपना सारा सामान बटोर कर ले गई। एक दिन का भी यहाँ नहीं छोड़ा। घर फिर वैसे का वैसा निराभरण अकिंचन रह गया। और इस बार तो भैया भी चले गए। उनका नौकरी पर जाना और जबलपुर जाना 2 अलग बातें थी। वे जब ग्राम कुलथा के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं दे रहे थे, तब वे और हम सब छुट्टियों की आशा लगाए रहते थे। अम्मा उनकी पसंद की कोई चीज बनाते ही रो पड़ती थी,
पता नहीं कितने पकवान उनके आगमन तक मुलतवी हो जाते। जाते हुए हर बार एक पूरी डोलची भरकर खाद्य सामग्री भैया को साथ ले जानी होती थी। पर अब तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया था। भैया अपनी संपन्न ससुराल में हर तरह का वैभव भोग रहे थे। अब तो नौकरी नहीं थी, धंधा था, इसलिए छुट्टी का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो चिट्ठी के लिए भी हम लोग तरस जाते थे। तीज त्योहार पर वे आते तो लगता घर में एक नहीं दो दो मेहमान आ गए हों। भाभी हर बार आते समय ढेर सारी मिठाइयाँ लाती, सबके लिए कीमती साड़ियाँ और तोहफे लाती। पर हम लोगों के संबंध औपचारिक ही बने रहे, उनमें स्नेह की स्निग्धता आ ही नहीं सकी। भैया अम्मा के लिए दवाइयों का बक्सा ही ले आते, पर अम्मा की दुखी आत्मा बेटे के स्नेहिल स्पर्श के लिए तरस कर रह जाती। 2-4 दिन धूमधाम मचाकर वे लोग चले जाते और घर पहले से अधिक सूना हो जाता। भैया की शादी के बाद अम्मा ने बड़े बड़े सपने संजोए थे, पर हाथ कुछ नहीं आया। हर बार बेटे को विदा करते समय मन महसूस कर रह जाती वे। बुढ़ापा बेटे की छांव में कट जाता तो अच्छा था, पर समधियाने में जाकर कैसे रहें। सामने तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, मौका भी नहीं मिलता था। पर बाद में मुझसे चिट्ठी लिखवाती कि बेटे अब अपना घर बार बसाओ, ससुराल में 4 दिन की पहुनई अच्छी लगती है, 30 दिन रहने से मान घटता है। ऐसी 3-4 चिट्ठियों के बाद एक बार भैया ने मुझे ही डांट कर लिख दिया था, यह क्या उलझुल लिखा करती हो तुम, जानती नहीं यहाँ सब लोग पढ़ते हैं, कम से कम मुक्ता तो पढ़ती ही है, और अलग घर बसाना क्या इतना सरल है। 1800 तो किराए के लिए चाहिए, तुम्हारी भाभी को लेकर किसी दड़बे में तो नहीं रह सकता, जरा पैर जमने तो दो मेरे। और पैर जमाने के लिए उन्हें 4-5 साल लग गए। इस बीच टिंकू और पिंकी भी आ गए। फिर उन लोगों का आना और भी कम होता चला गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी दूर का सफ़र भाभी के लिए मुश्किल था। जिन दिनों भैया अपने नए बंगले में शिफ्ट हुए, उन्हीं दिनों यह तनु दीदी का कांड हो गया। पूरे 1 महीने तक सारा घर परेशान रहा, सबकी भूख प्यास गायब हो गई थी। उनकी शादी के बाद ही सबने राहत की सांस ली। छुट्टी के बाद वापस लौटते हुए भैया ने साफ कह दिया, अम्मा अब तुम अनु को निपटा कर मेरे पास आना, दीदी तो दिन भर घर में रहती नहीं, तुम भी न रहोगी तो, और फिर यहाँ रहकर तुम ठीक से घर बार भी देख सकोगी, वहाँ तो मुझे समय नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि वे अम्मा को ले जाने के लिए तैयार थे, पर अनु भी साथ जाए ये गवारा नहीं था। कुछ तो अम्मा तनु दीदी के कांड से बौखलाई हुई थी, कुछ उन्हें बेटे के पास जाने की भी उतावली थी। उन्होंने मेरी शादी की ऐसी जल्दी मचाई कि बीए भी नहीं करने दिया। 10-5 लोगों से कह सुनकर मेरा ब्याह पक्का कर ही डाला। विदा वाले दिन मैंने आंखों में आंसू भरकर भाभी से कहा, अम्मा को अपने साथ ले जाना भाभी, यहाँ वह बहुत अकेली पड़ जाएंगी, दीदी से उनकी एक पल को भी नहीं बनती है। ले जाएंगे भाई, भाभी ने मेरे गाल थपथपाकर कहा था। आखिर हम ही तो ले जाएंगे, दूसरा कौन बैठा है। उनके स्वर में एक लौती पुत्र वधू होने की बेजारी साफ झलक रही थी। पर अम्मा का जाना टलता ही रहा, और फिर एक दिन अचानक उन्होंने खाट पकड़ ली, उन्हें लकवा मार गया था। भैया भाभी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने रुपयों की बरसात करके डॉक्टरों की एक पूरी फौज जुटाई, दिन भर के लिए नर्स का भी इंतजाम कर दिया और लौट गए। जाते जाते अम्मा को आश्वस्त कर गए कि सफ़र के लायक होते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पर इतने बड़े आश्वासन के बावजूद भी अम्मा का चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। ना तो वे रोईं और ना मुस्कुराईं। इस कड़वे सत्य को जैसे उन्होंने पचा लिया था कि बेटे के घर में उनके लिए स्थान नहीं है। उन 2 सालों में मैं 3-4 बार उनके पास रह आई थी। उनका निस्सहाय लाचार व्यक्तित्व देखकर रोना आता था, पर अम्मा एकदम शांत हो गई थी। न रोना, न बिसुरना, न शिकायत, न उलाहना। नियति से जैसे उन्होंने समझौता कर लिया था। बेटे बहू ने जीते जी तो अम्मा को सुख नहीं दिया, पर उनकी मृत्यु को जरूर संवार दिया। ऐसी शान से अर्थी उठी कि देखने वाले दंग रह गए। पाई पाई दांत से पकड़ने वाली अम्मा पर सैकड़ों के सिक्के लुटाए गए। 50 किलो तो फूल आए थे। पुरानी सी शॉल और बची खुची ऊन के स्वेटर में ठिठुरने वाली अम्मा को कश्मीरी दुशाला उड़ाकर विदा किया गया था। वहां से लौटने के बाद चंदन की लकड़ी और शुद्ध घी का हिसाब भी किसी ने बताया था। सभी अद्भुत था। उस रात आंसू पोंछते हुए भाभी बोली, बेचारी अम्मा जी अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी बीमारियों से खुद ही जूझती रहीं, चाह कर भी हमारे पास नहीं आ सकी।
अब कम से कम उनका श्राद्ध तो बेटे के घर होने दो, हम लोगों को इतनी सेवा का मौका तो दो। नाते रिश्तेदार सुशील बहू के वचन सुनकर गदगद हो गए थे। फिर बहस की गुंजाइश ही नहीं रही। तीसरे के बाद हम सब मैं लाव लश्कर जबलपुर चले आए। तनु दीदी बड़ी दुष्ट हैं, बोली, भाभी का वहां छोटे से घर में उस पुरातन माहौल में दम घुट रहा होगा, तभी तो यह प्रेम उमड़ा है। खैर कुछ भी हो, भैया भाभी ने अंतिम संस्कारों में दिल खोलकर खर्च किया, कोई कोर कसर नहीं रहने दी। जिस बंगले ने अम्मा के दीनहीन व्यक्तित्व को सदा नकारा था, वहां अब उनका एनलार्ज चित्र बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लगा हुआ था। 13 दिन तक वहां फोटो के सामने भजन होता रहा। रोज गरुड़ पुराण बाचा गया। अम्मा तो कभी तीर्थ यात्रा पर जा नहीं सकी, पर उनका अस्थि कलश धूमधाम से संगम में विसर्जित हुआ। वे हमेशा अपनी झलंगी खटिया पर जीर्ण शीर्ण बिस्तर में सोती रहीं, पर ब्राह्मणों को सेमल की रुई के गद्दे, तकिए और मखमल की रजाइयां दी गईं। एक ठो सनमाइका का पलंग भी बनवा देते, तनु दीदी ने चिढ़कर कहा था। मैंने ही तब बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया था। भाभी हमारे यहाँ हमेशा मेहमान बनकर ही आती रहीं। एक कप चाय भी बनाकर दे देती तो अम्मा जैसे धन्य हो जाती। पर इस समय पता नहीं उनमें कहाँ से उत्साह आ गया था। नौकरों की फौज साथ लेकर दौड़ दौड़ कर सब व्यवस्था कर रही थी। गहमा गहमी ऐसी थी जैसे कोई शादी का घर हो। श्राद्ध वाले दिन तो सचमुच उत्सव का सा वातावरण था। भाभी की माँ तो कहती भी जा रही थी, अरे ये तो खुशी का मौका है, बड़े बूढ़ों की मौत का कोई मातम थोड़े ही मनाता है। फिर बहन जी तो अपने सारे फर्ज पूरे करके गई हैं। सब बाल बच्चे ठिकाने से लग गए। अब तो भरे दरबार में चले जाना ही अच्छा था। बेचारी अपने कष्टों से भी मुक्ति पा गई। भाई कोई कितनी ही सेवा करे, अपना कष्ट आप ही झेलना पड़ता है। उनका यह वेदांत सुन सुनकर हम लोगों के कान पक गए थे। उस माहौल में अम्मा के लिए आंसू बहाना भी मजाक लगता था। 13 वाले दिन सेठ जी भी पधारे थे। उन्होंने आयोजन में हाथ भी बटाया था, पर जिस अपनत्व का वे प्रदर्शन कर रहे थे उसका दशांत भी उन्हें नहीं मिला। उन्हें देखते ही भैया भाभी के मुंह फूल गए थे। उनका उखड़ा मूड देखकर नाते रिश्तेदारों में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। सेठ जी शायद वापसी का रिजर्वेशन करवा कर ही आए थे। वे उसी रात विलासपुर एक्सप्रेस से लौट गए। उन्हें छोड़ने कोई स्टेशन तो क्या जाता, भैया दरवाजे पर भी नहीं आए। सिर दर्द का बहाना करके लेटे रहे। भाभी पतिव्रता भारतीय नारी की तरह उनकी सेवा में लगी रहीं। गपशप के बहाने मैं और तनु दीदी भी उस कमरे में सिमट आए थे। दीदी ने मंगू को भेजकर साइकिल रिक्शा बुलवाया। उसमें सेठ जी को विदा करने के बाद वे दनादन सीढ़ियां चढ़कर आंधी की तरह कमरे में आईं और बोली, भैया यह क्या तमाशा है? क्या हुआ दीदी? यहाँ हरेरे गहरे आदमी के लिए गाड़ियां दौड़ रही हैं और सेठ जी को रिक्शे पर जाना पड़ा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम स्टेशन नहीं जा सकते थे, न सही, पर भेजने का प्रबंध तो कर सकते थे। वे गाड़ियों के मोहताज नहीं हैं। उनके दरवाजे पर 2-2 इम्पाला खड़ी है। पर तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता था। कुछ अपनी कुछ उनकी इज्जत का तो ख्याल क्या होता? दीदी, जो शख्स बिना बुलाए किसी के यहाँ पहुंच जाता है उसे इज्जत की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कोई तुम्हारे लड़के की शादी नहीं थी कि उन्हें बुलावे की जरूरत होती। वे तुम्हारा ऐश्वर्य देखने नहीं, माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए थे। इस घर से उनके कुछ संबंध हैं। यह तो उनका बड़प्पन है कि इतनी दूर आकर उन्होंने इसे निभाया। इस घर से उनके जैसे संबंध हैं, सब जानते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि भाभी समझदारी से उठकर चली गईं, नहीं तो उनके सामने यह चर्चा बड़ी अटपटी लग रही थी। उनके जाते ही भैया ने भी जैसे राहत महसूस की। बोले, दीदी वैसे कहना तो नहीं चाहिए, आज तक कभी कहा भी नहीं, पर अब यह सब अच्छा नहीं लगता। उसे तो सबको देख देख कर आदत सी पड़ गई है। अब तो बोलने वाले भी थक कर चुप हो गए हैं, पर उनका यहाँ आना जरा अच्छा नहीं लगा। मैंने जानबूझकर उन्हें कार्ड नहीं भेजा था, फिर भी वे चले आए। मेरे ससुराल वालों का तो ख्याल क्या होता। मैं तो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूँ। दीदी हतबुद्धि होकर छोटे भाई का प्रवचन सुन रही थीं। हर शब्द के साथ उनके चेहरे की रेखाएं तनती जा रही थीं। भैया के चुप होते ही कसैले स्वर में बोली, कपिल, पहली बार ससुराल किसकी कार में बैठकर गए थे, याद है? नई बहू को पहली बार किसके गेस्ट हाउस में ठहराया था? यह तो याद होगा। तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? इतने ही शर्मसार थे तो पीएमटी की परीक्षा में बार बार क्यों बैठते रहे?
कहीं क्लर्क क्यों नहीं बन गए? डॉक्टरी पढ़ना क्या ऐसा ज़रूरी था? और लगी लगाई नौकरी छोड़कर दोबारा कॉलेज ज्वाइन करते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आई थी? अब किस बात पर आ रही है? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो दीदी। अब तक मैंने कभी कुछ कहा है? नहीं कहा है तो कोई एहसान नहीं किया भैया। सब कुछ देख सुनकर भी तुम और तुम्हारी अम्मा आंखों पर पट्टी क्यों बांधे रही? तुम्हें हर कीमत पर डॉक्टर बनना था, लड़कियों को अच्छे घरों में ब्याहना था। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसकी तुम लोगों को कोई चिंता नहीं थी। आज तुम्हारे सब काम पूरे हो गए हैं, तुमने अपने पैर जमा लिए हैं, बहनों से भी फारिग हो चुके हो और अब तो अम्मा को भी फूंक आए हो। अब आराम से बैठकर बड़ी बहन को ऊंच नीच समझा सकते हो, उस पर शर्म कर सकते हो जिसने तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। भैया का चेहरा इतना सा निकल आया, तनु को शायद दया आ गई। बोली, भैया को गलत मत समझो दीदी, उन्हें, हमें सबको आप पर नाज है। आपके त्याग और तपस्या को तो हम कभी भुला ही नहीं सकते, पर अपने ससुराल वालों का तो ख्याल करना पड़ता है ना, उनके मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते। अरे वाह, सूप बोला तो बोला, अब छलनी भी बोलने लगी। क्या कहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारे मुछंदर ससुर ने जब 30,000 के लिए मुंह फाड़ा था तब नहीं सोचा था कि ये बिना बाप के बच्चे हैं? इतना पैसा कहाँ से देंगे? और तुम्हारा यह गोबर गणेश सतीश प्रेम करते समय तो होश नहीं था, शादी की बात उठते ही लल्लू जी माँ के आंचल तले छुप गए, बाप के आज्ञाकारी पुत्र बन गए। तनु, याद रखो कि यदि उस समय मैंने भी हाथ खींच लिया होता तो तुम्हारी मुनमुन आज किसी अनाथालय में होती, या क्या पता उसे पैदा ही नहीं होने दिया जाता। तुम्हारी अम्मा ने अपने बच्चे पालने के लिए मेरे अजन्मे बच्चे को मरवा डाला था, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। ये बार बार तुम्हारी अम्मा क्यों कह रही हो दीदी? क्या वह तुम्हारी अम्मा नहीं थी? नहीं, मेरी माँ तो बाबूजी के साथ विदा हो गई। अब जो घर में थी वह तुम्हारी माँ थी, एक स्वार्थी, झगड़ालू, मुंह फट खूसट बुढ़िया थी जिसने मेरा जीवन नर्क बना दिया था। तुमने तो उसका श्राद्ध आज किया है, मैं तो उसका तर्पण बरसों पहले कर चुकी हूँ। अम्मा के भव्य श्राद्ध का यह कैसा समापन था? शादी के 4 साल बाद भी अपने परिवेश से जुड़े रहने की पता नहीं मेरी कैसी जिद थी कि अपने शहर का एक अखबार मैं ज़रूर मंगाती थी। अम्मा की मृत्यु के बाद घर छूट गया था, पर शहर से अब भी मोह था। परिचित गली मोहल्लों के नाम, लोगों के नाम मुझे बरबस अतीत में खींच ले जाते। घर में और किसी को उस पेपर से लगाव नहीं था। हर महीने बिल आने पर इस विषय पर एक परिचर्चा हो जाती थी, पर फिर भी ये मेरा इतना सा अनुरोध रखे हुए थे। और वही अखबार आज सुबह सुबह मेरी शांत गृहस्थी में लहरें उठा गया। सारा दिन ये अनमने बने रहे, दोपहर को काम का बहाना बनाकर लंच पर भी नहीं आए। शाम के नाश्ते के बाद तुरंत कपड़े पहनते हुए बोले, ज़रा सिटी तक जा रहा हूँ, बुआ जी के यहाँ भी होता आऊँगा। नाश्ता बहुत हैवी हो गया है, खाने पर इंतज़ार मत करना। मैं कहना चाह रही थी कि आप क्यों घर से भागे भागे फिर रहे हैं? आपने क्या किया है? क्या मैंने आपसे कुछ कहा है? पर ऐसी बातें कहने सुनने का भी एक समय होता है। मैंने भी इस संधि प्रस्ताव को रात तक के लिए मुलतवी कर दिया, पर जैसे ही इन्होंने स्कूटर बाहर निकाला और उस पर बड़ी अदा के साथ सवार हुए, मेरा मन फिर फुफकार उठा। अपनी शादी की वह शर्मनाक घटना याद आ गई। मेहमानों से खचाखच भरा सजा सवरा शामियाना बारात की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था, पर 9 बजे के बाद भी उन लोगों का कोई अता पता नहीं था। आतुरता धीरे धीरे आशंका में बदलने लगी, क्योंकि जनवासे से जो भी लौटता यही कहता कि वहाँ तो आराम से पसरे हुए हैं। बारात चढ़ने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। आखिर 9:30 बजे संदेश मिला कि पहले स्कूटर की बात हो जाए तभी जयमाल होगी। हम सब तो स्तब्ध रह गए। रिश्ता तय करते समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, पर इस तर्क पर कोई कान ही नहीं दे रहा था। बाराती तो क्या, घर आती भी यही कह रहे थे कि इंजीनियर दूल्हे को स्कूटर तो मिलना ही चाहिए, इसमें पहले से तय क्या करना है। इतनी समझ तो सबको होती है, खासकर तब जबकि वे लोग हार्ड कैश भी नहीं ले रहे हैं। मेरी मौसी, चाची, बुआ वगैरह सब फुसफुसा रही थीं कि इतनी ऊंची छलांग लगाने की क्या ज़रूरत थी, घर वर तो अपनी हैसियत से ही देखना चाहिए। इस मौके पर अम्मा ने वही किया जिसकी उनसे अपेक्षा थी। वे दहाड़ मारकर रो पड़ी। हाय, आज बिटिया के बाप जिंदा होते तो यह फजीहत क्यों होती। भैया एकदम चिढ़ गए, बोले, अम्मा ये ताने किसे दे रही हो तुम? क्या कसर छोड़ी है हमने? तुमने तो बहू को मंगलसूत्र के अलावा एक छल्ला भी नहीं पहनाया।
पर उसने अपना 5-5 तोला सोना दोनों लड़कियों को दिया है। फ्रिज समेत सारा सामान दे रहे हैं। 10-20 हजार ऊपर से लगा रहे हैं। और क्या करें? रुपए क्या मेरे यहाँ पेड़ों पर फलते हैं? हाँ, पहले से पता होता तो कुछ इंतजाम भी कर लेते, पर वे तो अड़ गए हैं। या तो स्कूटर दो या पैसे, अभी इसी वक्त। मुझे भी ताव आ गया। सारी लाज शर्म छोड़कर मैंने कहा, भैया लौटा दो बारात। ऐसे लालचियों के यहाँ मुझे शादी नहीं करनी है। तुम उनकी फरमाइशें कहाँ तक पूरी करोगे? मैं कुंवारी रह लूंगी, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके पेट भर लूंगी। अपने ओजस्वी भाषण पर मैं स्वयं ही मुग्ध हुई जा रही थी कि दीदी की कड़कदार आवाज सुनाई दी, तुम लोग अब चुप भी रहोगे या तमाशा ही किए जाओगे? और फिर अपने सदा के संयत धीमे स्वर में बोली, शांत हो जाओ, सब व्यवस्था हो गई है। व्यवस्था क्या हुई है यह तो मैं उस समय नहीं जान सकी, पर व्यवस्था किसने की है यह अंदाजा मुझे था, इसलिए मैं निश्चिंत हो गई थी। हम लोगों का एक ही आधार स्तंभ था, सेठ जी। हर प्रकार के संकट में उनका ही सहारा था। उस दिन भी उन्होंने ही हमारी प्रतिष्ठा बचाई थी। उतनी रात को एक दोस्त का शोरूम खुलवाकर वे नई गाड़ी उठा लाए थे और वर पक्ष के मुंह पर दे मारी थी। सेठ जी का सौम्य शांत सुदर्शन, वैभव और विद्वता से दमकता व्यक्तित्व याद आते ही मन कैसा हो उठा। हाय, ये सेठ जी हैं। भाभी ने जब पहली बार उन्हें देखा था तो चिहुक उठी थी। मैं तो समझी कि कोई पगड़धारी, मुच्छड़, बड़ी तोंद वाले आसामी होंगे। ये तो वकील या प्रोफेसर लगते हैं, किसी कोने से सेठ नजर नहीं आते। हम लोगों को भी तब पहली बार एहसास हुआ कि उनका व्यक्तित्व नाम के जरा भी अनुरूप नहीं है। पैतृक व्यवसाय संभाले हुए थे, इसलिए वे सेठ जी थे। वैसे एमए इंग्लिश की डिग्री उनके पास थी। यही नहीं, वे कला मर्मज्ञ और संगीत प्रेमी भी थे। उनके पास दुर्लभ रिकॉर्ड्स का संकलन था और उनकी लाइब्रेरी चर्चा का विषय थी। उनकी गृहस्थी अनमेल विवाह का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। पत्नी साधारण रूप रंग वाली स्कूली शिक्षा प्राप्त गृहिणी थी, पर वह अपने साथ अपार संपत्ति लाई थी। परिवार की डगमगाती नाव को उन्होंने ही सहारा दिया था। साथ में एक एक करके 4 कुलदीपक भी दिए थे, इसलिए बड़ी ठसक से रहती थीं। बड़ी सेठानी जी अक्सर मंदिर आते जाते अम्मा के पास थोड़ी देर बैठ लेती थीं। तब वे बहू के उद्दंड स्वभाव की, बेटे की अपार सहनशीलता की गाथा सुनाकर मन हल्का कर लेती थीं। घर के इसी वातावरण ने सेठ जी को गंभीर बना दिया था। बहुत छोटी उम्र में परिवार का, व्यवसाय का बोझ कंधे पर आ पड़ा था, इसलिए वे असमय प्रौढ़ भी हो गए थे। वैसे उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी। उनका बड़ा बेटा मुश्किल से मेरे बराबर रहा होगा, पर नियति के थपेड़ों ने उन्हें बौना नहीं किया था, बल्कि उनके व्यक्तित्व को एक गरिमा प्रदान की थी। मैं तो उन्हें बचपन से देखती आ रही थी। हमारे तो मकान मालिक ही थे, पर जब भी देखा मन में एक श्रद्धा ही उपजी थी। उनकी सदाशयता के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था, पर उसे जानने का अवसर दीदी की शादी में ही मिला। निमंत्रण पत्र छपकर आते ही बाबूजी सबसे पहले कोठी पर ही गए थे। इतना अच्छा दामाद पाने के लिए बधाई देते हुए सेठ जी ने कहा, पंडित जी, मेरे लायक जो भी सेवा हो अवश्य बतलाइएगा। संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े जरूर हैं, पर लड़की की शादी का अभी आपको अनुभव नहीं है। मैं 5-5 बहनों को ब्याह चुका हूँ। बारातियों का ऊँट किस करवट बैठेगा इसे भगवान भी नहीं जानते। सिर्फ कहकर ही वे चुप नहीं हुए। जनवासे के लिए उन्होंने अपना गेस्ट हाउस खोल दिया, खुद अपनी देखरेख में उसकी साफ सफाई करवाई। तब से तो जैसे परंपरा सी बन गई। किराएदारों के यहाँ जब भी शादी ब्याह होता, गेस्ट हाउस बारात के लिए रिजर्व हो जाता। भैया की शादी में तो दुल्हन को भी वहीं ठहराया गया था। हम लोगों का घर छोटा था और मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, इसलिए परछन के बाद भाभी को सीधे वहीं ले गए थे। सुबह नहा धोकर वे दोनों आ जाते, रात को वापस लौट जाते। 3-4 दिन तक, जब तक भाभी रहीं, यही क्रम चलता रहा। दीदी के ससुराल वाले तो जनवासे की चमक दमक देखकर ही दंग रह गए थे, जिस पर उनकी सेवा के लिए गाड़ी भी थी। ढेर के ढेर लोग बटोर लाए थे, पर उनसे ढूंढ कर भी कहीं कोई नुक्स निकालते न बना। भाग्य की बात, इतने धूमधाम से ब्याही गई दीदी ससुराल में साल भर भी नहीं रह पाई। 2 दिन की नामालूम सी बीमारी में जीजाजी अचानक चल बसे और सोनी मांग लिए दीदी पुराने घर में लौट आईं। साथ में था 2 महीने का गर्भस्थ शिशु और ससुराल की ढेर सारी लांछनाएं। हम लोगों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अम्मा रो रो कर पागल हो गई और बाबूजी एकदम टूट से गए।
कितने चाव से उन्होंने अपनी लाडली बिटिया का ब्याह किया था। अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही खर्च कर गए थे। उस कर्ज से अभी उबर भी न पाए थे कि यह वज्रपात हो गया। दुख तो अपनी जगह था ही, बेटी का पूरा जीवन एक प्रश्न चिन्ह बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। शादी में जितने आए थे उससे कुछ ज्यादा ही रिश्तेदार इस बार इकट्ठे हो गए थे। सबके मन में एक प्रश्न था, अब मनु का क्या होगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए परिजनों की एक पंचायत सी जुड़ी। यह तो सबने एक मत से स्वीकार कर लिया कि मनु की दूसरी शादी करनी है। अभी बेचारी की उम्र ही क्या है, जाति में न मिला तो अंतरजातीय वर खोज लेंगे। आजकल तो ये आम बात हो गई है। समस्या अगर थी तो बच्चे की। विधवा विवाह तो अब प्रचलित हो गए हैं, पर समाज अभी इतना प्रबुद्ध नहीं हुआ कि उसकी संतान को भी स्वीकार कर ले। फिर इस अनचाहे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ससुराल वाले तो बात नहीं पूछेंगे। यहाँ जो है वे ही बड़ी मुश्किल से पल रहे हैं। तभी सजन्मे मेहमान से मुक्ति पाना ही श्रेष्ठकर होगा। इस आकस्मिक आघात के बाद दीदी एकदम पत्थर हो गई थी। अम्मा दिन रात रोया करती, पर दीदी की आंख से एक आंसू नहीं टपकता। वे चुपचाप एक कोने में बैठी शून्य में ताकती रहती। उनके गर्भ में पलने वाला वह जीव उन्हें बेहद परेशान किए हुए था। एक बूंद पानी भी पीने नहीं दे रहा था, पर वही शायद उनका सबसे बड़ा संबल था। उसकी आहट के सहारे ही वह इतना बड़ा दुख चुपचाप झेल गई थी। अपने इसी लाडले के निर्वासन की भनक कान में पड़ते ही वे चित्कार कर उठी। उन्होंने अम्मा बाबूजी के पैर पकड़ लिए। वे जिस तरह अपने अजन्मे शिशु के जीवन दान के लिए रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं, उसे देख सुनकर सबके दिल दहल गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया जा सका। फिर मामा, मामी, मौसी बुआ, चाचा ताऊ सभी उन्हें घेर कर बैठ गए और एक एक कर समझाने लगे। देखो तनु, यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है। जाने वाला तो चला गया, पर तुम्हारा अपना पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। आज जिसे तुम अपनी जिंदगी का सहारा समझ रही हो, कल को वही तुम्हारे पैरों की बेड़ी बन जाएगा। और यह तो सोचो कि उसे लेकर रहोगी कहाँ। ससुराल वाले तो नाता तोड़ ही चुके हैं। अम्मा बाबूजी क्या जिंदगी भर बने रहेंगे। उसके बाद क्या भाई की गृहस्थी में फालतू सामान की तरह पड़ी रहोगी। तुम रहना भी चाहो तो क्या कोई चैन से रहने देगा। भाई तुम्हारा अपना है, पर भाभी तो पराए घर से आएगी, वह तुम्हें झेल लेगी। अगर बच्चा तुम्हारी गोद में आ ही जाता तो उसे छीनने का किसी को हक नहीं था, पर अब यही समझ लो कि भगवान ने हमें एक मौका दे दिया है। हो सकता है कल को कोई समझदार लड़का तुम्हारा हाथ थामना चाहे। उस समय यह मोह या जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। निर्णय खुद ही लेना है, पर जल्दी। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जैसी चाहो मोड़ लो। हम सब तो केवल सलाह दे सकते हैं बस। पता नहीं मन पर कितना बड़ा पत्थर रखकर दीदी ने सबकी मर्जी के सामने घुटने टेक दिए। होने की भयावहता का शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ था। अस्पताल से जब लौटी तो दीदी तन से ही नहीं मन से भी रीत गई थीं। चलती फिरती प्रेत हों जैसे। घर भर में मैं ही सबसे छोटी थी और उनकी लाडली भी। दुख की घड़ियों में वे मुझसे ही कुछ बोल बतिया लेती थीं। मेरे कहने से 2-4 दाने मुंह में डाल लेती थीं, पर इस हादसे के बाद तो वे मुझसे भी कट गईं। उदासी की एक मोटी सी चादर में उन्होंने जैसे अपने आप को कैद कर लिया। वे तो अपने दुख में घुल ही रही थीं। अम्मा बाबूजी भी उन्हें देख देख कर छीजने लगे। जाहिर था यह स्थिति अधिक दिन तक न चल सकी। दीदी के खालीपन को किसी तरह भरना ही था, इसलिए नौकरी के लिए दौड़ धूप शुरू हो गई। बीए पास थी, काम तो कहीं न कहीं लग ही जाता, पर सबने सुझाया कि जब करनी ही है तो जीजा जी के ऑफिस में क्यों नहीं। वहाँ चयन में प्राथमिकता तो मिलेगी ही, नौकरी भी पक्की हो जाएगी। इसके साथ ही जीजा जी के इंश्योरेंस, प्राइवेट फंड और पेंशन आदि की कार्रवाई शुरू हो गई। ये सारे काम बहुत जानलेवा थे। भैया अभी छोटे थे और बाबूजी तो एकदम पस्त हो चुके थे। सारी भागदौड़ का जिम्मा सेठ जी ने अपने ऊपर ले लिया। उनके 2-4 वकील लगे ही रहते थे। वे इस समय बड़े काम आए। बाबूजी दफ्तर दफ्तर भटकने की जहमत से बच गए। बीमे की पॉलिसी पर जीजाजी की माँ का नॉमिनेशन था। उसे बदलने का बेचारों को मौका ही नहीं मिला था। उसके लिए भी कोर्ट कचहरी करनी थी। इन सब के लिए बाबूजी के पास न रुपया था न हिम्मत। सेठ जी उस समय देवदूत से लगे थे तो कोई आश्चर्य नहीं था। नौकरी के साथ दीदी के जीवन का एक अनचिन्हा, अनसोचा और अनचाहा पर्व प्रारंभ हुआ।
उस दिन से ही घर में ऐसी गहमा गहमी थी जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा हो। अरसे बाद घर में कढ़ाई चढ़ी थी और अम्मा ने देसी घी में पूड़ियाँ उतारी थीं। बाबूजी नया लंच बॉक्स ले आए थे। रंगीन फोल्डिंग्स छाता पड़ोस की चाची दे गई थी। तनु ने दीदी का बड़ा सा जूड़ा बना दिया था। अम्मा ने बॉम्बे डाइंग की एक प्यारी सी साड़ी पहनने के लिए निकाल दी थी। सामने वाली शुक्लाइन आकर कह गई थी, मनु काली ही सही, बिंदी जरूर लगा लेना, बेकार किसी की सहानुभूति बटोरने की जरूरत नहीं है। और फिर हर सामने वाला व्यक्ति दूध का धुला नहीं होता, ऐसे में बिंदी रक्षा कवच का काम करती है। दीदी बिना किसी प्रतिवाद के सबकी सुन रही थी, सबके मन की कर रही थी। वे इन दिनों यंत्र चालित गुड़िया सी बन गई थी। जहां साथ चलने को कहा जाता चल देती, जिस कागज पर हस्ताक्षर करवाए जाते कर देती, जो दिया जाता पहन लेती, जो सामने आ जाता खा लेती। उनकी अपनी कोई इच्छा अनिच्छा, पसंद नापसंद नहीं रह गई थी। उनके जीवन का यह महाशून्य नौकरी की आपाधापी में शायद थोड़ा भर जाएगा, यही सोचकर सबने इस नौकरी के लिए पहल की थी। बाबूजी वातावरण को सहज बनाने का बार बार प्रयास कर रहे थे। अम्मा से कह रहे थे, अरे आजकल लड़कियों की नौकरी कोई अजूबा नहीं रह गई है। पहले तो दफ्तरों में इक्का दुक्की औरतें नजर आती थीं, अब तो आधी से ज्यादा मेजें इन्हीं लोगों ने घेर रखी हैं। जमाना ही ऐसा आ गया है, एक की कमाई में गुजारा कहाँ होता है। वर्मा जी ने तो इसीलिए अपनी बेबी को बैंक में लगवा दिया है। कहते हैं कि लड़के वाले लड़की बाद में देखते हैं, पहले नौकरी की पूछते हैं। सभी को जरूरत होती है ऐसी भी नहीं है, कुछ तो शौक के लिए भी कर लेती हैं। तभी तो लड़के मारे मारे फिरते हैं, लेकिन लड़कियां भी क्या करें, इतना पढ़ा लिखा है उसका कुछ उपयोग तो हो। बाबूजी का प्रवचन अम्मा के लिए कम, दीदी के लिए ज्यादा था, ताकि वे जान लें कि उनके जीवन में कुछ असामान्य नहीं घट रहा है। वे तो बस प्रवाह की एक लहर बनने जा रही है। ठीक 10 बजे बाबूजी ने भैया को रिक्शा लेने भेजा। हंसकर बोले, पहले दिन तो रईसी झाड़ ले, फिर तो रोज बस में जाना ही है। उनका यह परिहास भी इतना करुण था कि मुझे तो रुलाई छूट गई, पर दीदी चप्पल पहने दरवाजे के पास मूर्तिवत खड़ी रह गईं। रिक्शा आते ही जैसे वे चलने को हुई तो बाबूजी ने कहा, बेटे पहले दिन काम पर जा रही हो, ठाकुर जी के हाथ तो जोड़ लो। और हम सबको चकित करती दीदी एकदम तनकर खड़ी हो गई और नागिन की तरह फुफकार कर बोली। जल्दी में बाबूजी को कोई उत्तर ही न देते बना। उस परमपिता परमात्मा से जाकर क्या कहूँ, यही कि हे प्रभु तू बहुत दयालु है, तेरी असीम अनुकंपा से श्री आलोक कुमार की कुर्सी खाली हो गई और सौभाग्य से मुझे मिल गई है, यही ना कि और कुछ भी करना पड़ेगा। बहुत देर बाद बाबूजी का बोल फूटा, मरी सी आवाज में बोले, देखो बेटिया, तुम्हारा मन न हो तो न सही, नौकरी करना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों ने तो यही सोचा था कि तुम्हारा दिल लग जाएगा। दिल लगे या न लगे, बाबूजी मुझे नौकरी तो करनी ही है, कब तक आप पर बोझ बनी रहूंगी, पर मेहरबानी करके भगवान का धन्यवाद करने के लिए तो मत कहिए। और वे चप्पल फटकारती हुई रिक्शे पर जाकर बैठ गईं। हम सब स्तब्ध थे। पिछले दिनों दीदी इतनी चुप चुप थी कि हम उनकी आवाज ही भूल गए थे। आज उन्होंने अपना सारा संचित आक्रोश हम सब पर उड़ेल दिया था। सुबह से बाबूजी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी। दीदी की बातें सुनकर उनका मुंह सूख गया। किसी तरह अपने को ठेलकर वे बाहर ले गए और सिर नीचा करके दीदी के बगल में जाकर बैठ गए। दीदी को दफ्तर पहुंचाकर वे 1 बजे घर लौटे थे। मई की तपती दोपहरी में पैदल चलकर आए थे, जैसे अपने आप को सजा दे रहे हों। धूप और थकान से बेहाल, पसीने से लथपथ वे आते ही निढाल होकर पड़ गए। शाम तक तो डॉक्टर बुलाने की नौबत आ गई। डॉक्टर मेहरा ने बताया कि धूप लग गई है, पर हम सब जानते थे कि धूप नहीं, उन्हें दीदी की बात लग गई है। इतने दिनों तक बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू किए हुए थे वे, एक झटके में ही बिखर गए। इस घटना के बाद 2 महीने वे जीवित रहे, पर ऐसे कि जैसे बेहोशी में जी रहे हों। उनके जीवन का रसी जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो, और जिस दुख को वे इतने दिन तक मन ही मन पीते रहे, वही एक दिन उन्हें निकल गया। 6 महीने के भीतर हम पर यह दूसरा वज्रपात था। संकट और परीक्षा की इन घड़ियों में दीदी अगर हमारे साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या बनता। यह बात तो बहुत छोटी सी है कि उन्हीं के दम से हमारे यहाँ दोनों वक्त का चूल्हा जल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण तो यह था
कि उन्होंने एक पल के लिए भी हमें यह महसूस नहीं होने दिया कि हम सब अनाथ हो गए हैं। वे फिर से पहले वाली स्नेहमयी दीदी बन गई थी। पहले वे हमें अपनी ओट में छिपाकर अम्मा बाबूजी के रोष से बचा लेती थीं। अब विधाता के कोप से हमारी रक्षा कर रही थीं। पहले अपने जेब खर्च से हमारी छोटी मोटी फरमाइशें पूरी कर दिया करती थीं। अब जिंदगी की अहम ज़रूरतों को पूरा कर रही थीं। अब फिर से उनसे अपने सुख दुख की बात की जा सकती थी। उनकी गोद में सिर छिपाकर निसंकोच रोया जा सकता था। बाबूजी की प्राइवेट नौकरी थी, पेंशन का वहाँ कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी उन्होंने भैया की नौकरी के लिए पेशकश की थी। भैया तो एकदम रुआसे हो गए थे। बचपन से ही वे डॉक्टर बनने का सपना पाले हुए थे। बाबूजी की भी यही तमन्ना थी। अब 19 वर्ष की कच्ची उम्र में बाबूगिरी में चिपकने की कल्पना उसके लिए असहनीय थी। बेचारे एकदम गुमसुम हो गए, पर उन्हें अपने अरमानों का गला नहीं घोटना पड़ा। दीदी ने आगे बढ़कर नौकरी का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगी। मुसीबत अगर थी तो अम्मा को लेकर थी। पता नहीं कैसी हो गई थी कि उन्हें समझना और समझाना मुश्किल हो गया था। उनका दुख स्वाभाविक था, पर उसे व्यक्त करने का ढंग बड़ा अशोभनीय, लज्जास्पद था। जीजा जी की मृत्यु के बाद उनका लगातार रोना देखकर हम लोग परेशान हो गए थे, पर बाबूजी की मृत्यु पर तो उनका शोक अनर्गल प्रलाप में बदल गया था। अपने सारे सुसंस्कार ताक पर रखकर वे दिन रात दीदी को कोसती रहती कि खसम को खाकर मरने यहाँ आ गई और बाप को भी खा गई। दोनों घर उजाड़ कर अब महारानी चैन से बैठी है। हम लोग सुनते और काँप काँप जाते। इस तरह की भाषा पहले कभी सुनी भी नहीं थी। अपनी स्नेहशीला जननी का यह रूप हमारे लिए सर्वथा नया था। क्या ये वही अम्मा है जिन्होंने दीदी की शादी के 2 महीने पहले से ही रोना कल्पना शुरू कर दिया था? शादी का काम करते या उसकी बात भी करते करते उनके आंसू निकल आते थे। विदा के दिन तो वे एकदम बेहोश हो गई थी। दीदी जब अपने दुर्भाग्य का लेख लेकर ससुराल से लौटी तो अम्मा ने उन्हें ऐसे सहेज लिया था जैसे वह नन्ही बच्ची हो। अपनी ममता का ऐसा मजबूत घेरा उनके चारों ओर बना दिया था कि संवेदना प्रकट करने वाले भी दीदी तक पहुंच नहीं पाते थे। वे ही अम्मा अब कैसी हो गई थी। उनके स्नेह का स्रोत किसने सोख लिया था। और उस दिन तो हद ही हो गई। मैं बैठक वाले कमरे में बैठकर पढ़ रही थी कि पड़ोस की चाची ने आवाज दी, अनु जरा सुनना। दरवाजा खोलकर देखा, लकदक साड़ी पहने, मेहंदी महावर लगाए सजी सवरी चाची कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। ये चाबी रख ले अनु, पप्पू मुन्ना स्कूल से लौटे तो दे देना। वे जाने को मुड़ी ही थी कि अम्मा बाहर निकल आईं। इतनी धूप में कहाँ जा रही हो दुल्हन? चाची एकदम सकपका गईं। अम्मा का और उनका पिछले 15-20 वर्षों का साथ था। हर कहीं दोनों साथ ही जाती थीं, इसलिए चाची बेचारी बाहर ही चाबी देकर खिसक रही थीं कि अम्मा ने रोक ही लिया। इतनी धूप में कहाँ चल दी? चाची सकुचाकर बोली, परले मोहल्ले वाली सुखलाइन ने सुहागनी न्योती हैं। कब से जाना था, पर काम निपटाते यह टेम हो गया। चलूंगी अब। अनु चाबी का ख्याल रखना बिटिया। और चाची जैसे जान छुड़ाकर भागी। अम्मा दरवाजे में देर तक खड़ी उन्हें जाते देखती रहीं। बाबूजी की मृत्यु के बाद से अम्मा ने घर के बाहर पैर नहीं दिया था, पर आस पड़ोस की खोज खबर रखने की आदत वे नहीं छोड़ पाई थी। चाची जब तक दिखाई देती रहीं, अम्मा उन्हें देखती रहीं। उनके गली में ओझल होते ही वे पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी और भूमि पर लोट लोट कर रोने लगी। मैं तो एकदम घबरा गई। तनु दीदी भी भीतर से दौड़ कर आ गई। क्या हुआ अम्मा? हम दोनों पूछती रह गईं, पर उन्होंने न कोई उत्तर दिया और न ही उनकी रुलाई का वेग कम हुआ। शाम 5, 5:30 बजे दीदी थकी हारी दफ्तर से लौटी। अम्मा उस समय भी अस्त व्यस्त अवस्था में नंगे फर्श पर पड़ी हुई थी। क्या हुआ? दीदी ने घबराकर पूछा। अम्मा एकदम उठ बैठी। अब होने को और क्या बाकी रह गया है करमजली? पता नहीं किस कुहड़ी में अपनी सूनी मांग लेकर घर में घुसी थी कि मेरा भी सिंगार छिन गया। निगौड़ी मुझे भी अपना जैसा कर गई। हम तीनों जैसे पत्थर हो गईं। हम तो यही समझते थे कि बाबूजी के वियोग में अम्मा पगला गई हैं, पर शायद उससे भी बड़ा दुख था सुहागिन की उपाधि का छिन जाना। कितनी ठसक के साथ शादी ब्याह में मुंडन कंछेदन में जाती थी, वह अधिकार छिन गया। अपनी इस हताशा को वे इतने निर्मम ढंग से दीदी पर थोपेंगी किसने सोचा था।
पूरी शाम घर में सन्नाटा सा रहा। हम बार बार कनखियों से दीदी को देख रहे थे, पर उन्हें जैसे कुछ भी नहीं व्यापता था इन दिनों। उन्होंने इत्मीनान से स्टोव जलाकर अपने लिए चाय बनाई। फिर हम दोनों बहनों को आवाज़ देकर कहा, तनु तू आटा लगा, तब तक अनु सब्जी काट देगी। मैं ज़रा कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर चटपट खाना बना दूंगी। खा पी कर तुम लोग पढ़ने बैठो, ये रोना धोना अब रोज का ही लगा रहेगा। इस पर अम्मा ने फिर कोई बहुत ही कड़वी बात कही, पर दीदी उसे चुपचाप पी गई और मुंह हाथ धोने चली गई। रोज की तरह उन्होंने फटाफट खाना बनाया और बैठक के कमरे में बैठकर पेपर देखती रहीं। 8 बजे भैया कोचिंग क्लास से लौटे तो उन्होंने मुझे आदेश दिया, अनु फटाफट सबकी थालियां लगा लो, मैं आ रही हूँ। अम्मा खा रही हों तो उन्हें भी बुला लो। हमें मालूम था अम्मा नहीं खाएंगी, कोई उन्हें मनाने भी नहीं गया। चुपचाप अपने अपने आसन पर बैठ गए और वे बगल के कमरे में बैठी बड़बड़ाती रहीं। हम लोग चुपचाप गौर निकल रहे थे। एक अजीब सा मौन हमारे बीच तन गया था। जब आधे से अधिक खा चुके तो दीदी ने ही उस मनहूस चुप्पी को तोड़ते हुए आवाज दी, अम्मा। हमें नहीं खाना, कह तो दिया। मैं खाने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, रखा है, जब मर्जी हो खा लेना। मैं तो यह बतला रही थी, आज दफ्तर में अशोक आया था। कौन अशोक? अशोक मेरा देवर, इतनी जल्दी भूल गई? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, पिछली बातों के लिए माफी मांग रहा था। कह रहा था माँ ने बुलाया है, पापा भी याद कर रहे हैं। अम्मा बहुत देर तक उदासीन नहीं रह सकी, उठकर रसोई में आ गई और वहीं फर्श पर बैठकर बोली, अब बड़ी याद आ रही है। तब तो अपशकुनी कुलक्षणी जाने क्या क्या कहकर घर से निकाल ही दिया था। उनका क्या दोष है अम्मा, जवान जहान बेटा इस तरह अचानक चला गया। उनके दुख की कोई सीमा है? ऐसे में कहने सुनने का होश किसे रहता है? अशोक क्या कह रहा था? कहा तो माफी मांग रहा था, घर चलने की जिद कर रहा था, पिछली बातों पर पछता रहा था। वाह, बड़ा पछतावा हो रहा है अब। तुम्हारे बाप के मरने पर कोई झांकने भी नहीं आया। इतना सा व्यवहार भी तब निभाते ना बना, अब बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार क्यों नहीं आएगा अम्मा, उनके बेटे की 250 रुपये पेंशन मंजूर हुई है, 15,000 इंश्योरेंस का मिलेगा। लोग बाग सब खबर रखते हैं और ठीक भी है, उनके बेटे की कमाई है, पहला हक उन्हीं का बनता है। सब लोग मन ही मन हिसाब लगाने लगे। 15,000 एक मुश्त, 250 रुपये पेंशन और दीदी की तनख्वाह। हमारी इसी उधेड़बुन को बीच में रोककर भैया ने कहा, तुम्हारा पैसा है दीदी, जिसे चाहो दे दो, पर उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है उसे मत भूलना। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है कपिल, मैं किसी का भी व्यवहार नहीं भूली हूँ, इसलिए आज तुम सबके सामने यह बात रख रही हूँ। मैंने तो सोचा था कि अपना जीवन बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, मैं बाबूजी की जगह ले लूंगी, उनके सपनों को आकार दूंगी, तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी, इन दोनों का ब्याह करूंगी। पर मेरे यहाँ रहने से अम्मा का कलेजा दिन रात जलता है। सोचती हूँ वहीं चली जाऊं, ताने उलाने तो दोनों जगह सुनना है, तब अपने घर में ही क्यों न रहूं। हम सबका कौर हाथ ही में रह गया। दीदी चली जाएंगी, मतलब ये जो रूखा सूखा दोनों वक्त मिल रहा था उसके भी लाले पड़ जाएंगे। हम लोग अभी अपने ही सोच में डूबे थे कि अम्मा एकदम उठी और दीदी के गले से लिपटकर बिलख उठी, हाय मैं मर जाऊं, मेरी जबान में कीड़े पड़ जाएं। अपना राई सा दुख सहेजती रही, बेटिया का पहाड़ सा दुख आंखों की ओट हो गया। वे तो कौओं की तरह घात लगाए बैठे हैं, पर उन्हीं कसाईयों के यहाँ अपनी लाडली को मैं दोबारा नहीं भेजूंगी। अम्मा रोते रोते दीदी को पुचकार रही थी, बलैया ले रही थी। दीदी पत्थर की सी मूर्ति बनी बैठी रही। जैसे ही अम्मा की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, वे उठकर बर्तन समेटने लगी। एक प्रश्न मन में उमड़ा था, पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस क्षण दीदी एकदम पराई लग उठी थी। पर आज भी मन में वह प्रश्न वैसा ही अनुत्तरित है। क्या उस दिन अशोक सचमुच दफ्तर में आया था? उसके बाद तो सारा परिदृश्य ही बदल गया। बाबूजी की जिम्मेदारियां तो उन्होंने बहुत पहले ओढ़ ली थी, पर गृह स्वामिनी की हैसियत से जिस मान सम्मान का, सुख सुविधा का उन्हें अधिकार था, उस पर अब ध्यान दिया जाने लगा। उस छोटे से घर में एक ही कमरा ऐसा था जो जरा अलग थलग सा था। पहले वह अम्मा बाबूजी का कमरा हुआ करता था, बाद में भैया ने उसे स्टडी रूम बना लिया। वह कमरा कब और कैसे दीदी का हो गया पता ही न चला। वे एक धुरी बन गई जिसके चारों ओर सारा घर घूमता था। उनके आराम का पूरा ध्यान रखा जाता। सुबह अब उनके उठते ही और शाम को दफ्तर से लौटते ही गर्मा गर्म चाय का कप उनका स्वागत करता।
दोनों वक्त ताज़ा, उनकी पसंद का खाना समय से तैयार मिलता। सुबह वे मुंह हाथ धोकर आती, तब तक बिस्तर पर साफ चादर बिछ चुकी होती, कमरा धुला पुछा मिलता। रात को सोने के लिए कमरे में जाती तो दिन वाली चादर के स्थान पर सफ़ेद चादर लगी मिलती। मैं सहरी भी कोई न कोई तान ही देता। इनमें से किसी भी बात के लिए दीदी ने कभी आग्रह नहीं किया था। वे पहले की तरह सहज सामान्य बनी रहना चाहती थीं, पर अम्मा को यह गवारा न था। कभी रसोई में हाथ बटाने जाती तो अम्मा प्यार से झिड़क देती, रहने दे, दिन भर वहां मगज खपा कर आई है, अब क्या आग तापेगी, चलकर आराम कर। ये दोनों जो ऊँट सी घूम रही हैं किस काम की हैं। इतवार को अगर दीदी अपनी साड़ियाँ धोने या प्रेस करने बैठ जाती तो अम्मा हम पर बरस पड़ती, खा खा कर मस्ता रही हो दोनों। यह नहीं होता कि उसकी धोती ही फींच दे, हाथ जैसे घिस जाएंगे। कभी दफ्तर से दीदी सब्जी लेकर लौटती दिखाई दे जाती तो अम्मा भैया को गली तक दौड़ा देती, बिटर बिटर देख रहे हो, पर यह नहीं होता कि आगे बढ़कर झोला ही थाम लें। यूँ तो घर में बार बार घटते दुखद प्रसंगों ने हमारी हंसी छीन ली थी, हमें असमय गंभीर बना दिया था। आपस में लड़ना झगड़ना भी हम लोग भूल चुके थे। घर में हरदम एक मनहूस सन्नाटा छाया रहता। हंसने बोलने का अपना शौक हम संगी साथियों में ही पूरा कर लेते थे। फिर भी किसी छुट्टी के दिन सब लोग मिलकर बैठते तो एक आध ठहाका लग ही जाता था। रेडियो की आवाज़ एक आध बार ऊंची हो ही जाती थी, तब अम्मा झल्ला पड़ती, कैसे बेहया हो तुम लोग, ज़रा देर को चुप नहीं बैठा जाता। अभी बेचारी की ज़रा सी आँख लगी होगी, हफ्ते भर तो कमर सीधी करने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी कभी दीदी भी हमारी मजलिस में शामिल हो जाती, पर अव्वल तो अम्मा उन्हें बैठने ही न देती, जबरन आराम करने भेज देती। वे जिद करके बैठ भी जाती तो हमारे मुंह पर ताले पड़ जाते। पता नहीं क्यों एक अदृश्य सा तनाव हमारे बीच फैल जाता। दीदी इसे ताड़ जाती और चुपचाप उठकर चली जाती। इन सब के लिए वे दोषी नहीं थीं, हमारे ही मन में कहीं खोट आ गया था। वे बाबूजी की तरह घर परिवार का भार उठाए हुए थीं, फिर भी एक बड़ा अंतर आ गया था। बाबूजी का घर में रोब दाब था, पर उन पर हमारी श्रद्धा भी थी, प्यार भी था। उनसे जो कुछ मिला उसे हमेशा अपना अधिकार समझा, पर दीदी से हमें जो मिल रहा था उसे हम उनका कृपा प्रसाद समझकर ले रहे थे। एक परायापन बीच में आ गया था, एक अव्यक्त सा डर भी मन में समा गया था कि वे जब चाहें हमें मझधार में छोड़कर जा सकती हैं। दीदी बहुत शीघ्र ही समझ गई थी कि उनका एक तरह से पारिवारिक बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने भी फिर हम सबसे जुड़ने की व्यर्थ की कोशिश नहीं की। अपने खालीपन को भरने के लिए उन्होंने सुबह टाइप और शाम को सितार की कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया। टाइपिंग उनकी नौकरी के लिए ज़रूरी भी था और संगीत तो बीए में उनका विषय रहा ही था। दीदी की सितार शिक्षा की चर्चा सेठ जी तक पता नहीं कैसे पहुंच गई। एक दिन वे गाड़ी में आए और अपना सितार छोड़ गए। वे स्वयं कभी बजाया करते थे, अब तो व्यवसाय में इतने डूब गए थे कि महीनों हाथ नहीं लगाते थे। शो पीस की तरह वह साज उनके हॉल में सजा रहता था। उन्होंने दीदी को अपने संग्रह के चुनिंदा रिकॉर्ड सुनने का भी निमंत्रण दिया। अपना साज आ जाने के बाद तो दीदी को किसी तीसरे साथी की ज़रूरत ही नहीं रही। वे हम लोगों से पूरी तरह कट गईं। बस जब मन होता उसे लेकर बैठ जाती और करुण मधुर स्वरों से वातावरण को भर देती। बार बार प्रयत्न करने के बाद आखिर तीसरे साल भैया पीएमटी की परीक्षा में सफल हो गए। दुख यही था कि एडमिशन उन्हें रायपुर कॉलेज में मिला था। ट्रांसफ़र के लिए थोड़ी दौड़ धूप की, पर बताया गया कि एक आध साल तो वहाँ निकालना ही होगा, बाद में कुछ किया जा सकता है। वैसे भी एडमिशन की खुशी खर्च के आंकड़े देखकर आधी रह गई थी। भैया के कपड़े, किताबें, कॉलेज की फीस, हॉस्टल का एडवांस, आने जाने का किराया और पराए शहर में 1500 बैंक में होना भी ज़रूरी था। यह सब व्यवस्था दीदी ने कैसे की कोई नहीं जानता, किसी ने पूछा भी नहीं, अम्मा ने भी नहीं। वे तो ऐसी उदासीन बनी रहीं जैसे किसी और की तैयारी हो रही हो। हाँ, रोने धोने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 8 दिन पहले से घर में एक मातम सा छाया हुआ था। भैया के जाते ही घर 3 अलग अलग द्वीपों में बट गया। दीदी वैसे ही सबसे कट गई थी। तब मैं और तनु भी अम्मा की स्नेह परिधि से बाहर हो गईं। वे बेहद चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई थीं। बस दिन भर भैया के लिए बिसुरती रहती और हम पर लानत भेजती रहती। बीच बीच में भैया आ जाते तो लगता तपते जेठ में थोड़ी सी बौछार हो गई हो। उन दिनों भैया फर्स्ट प्रोफेशनल देकर लंबी छुट्टी पर आए हुए थे।
घर में रौनक आ गई थी। अम्मा का मूड ठीक रहने लगा था। भैया की पढ़ाई कितनी खर्चीली है इसका अंदाज मुझे नहीं था, पर फिर भी लगता कि भैया यहीं रह जाएं तो कितना अच्छा हो। कम से कम घर का मनहूस वातावरण तो बदलेगा। उस दिन हम तीनों खाना खा रहे थे। अरसे बाद ये मौका आया कि अम्मा हमें गरम गरम फुलके उतार कर परोस रही थी। भैया घर में रहते तो अम्मा साक्षात अन्नपूर्णा बन जाती, दिन भर रसोई में घुसी रहती। जब भी मौका लगता मैं दीदी का हिस्सा चुपचाप निकाल कर रख लेती, नहीं तो अम्मा तो जैसे भूल ही चुकी थी कि उनकी एक और भी बेटी है जो उनके लिए दफ्तर में खट रही है। अम्मा मनुहार कर करके भैया को कटहल के कोफ्ते और भरवा टिंडे परोस रही थीं। साथ ही वर्मा जी की प्रतिभा के किस्से भी सुना रही थीं। बाबूजी की मृत्यु के बाद उनका बाहर निकलना कम हो गया था, पर वे पास पड़ोस की पूरी खबर रखती थीं। जो भी बात हाथ लग जाती उसे रस ले लेकर सुनाती भी थीं। उस समय उन्हें यह भान नहीं रहता कि सामने कौन है। भैया मजबूरी में कुछ देर तो सुनते रहे, फिर एकाएक बोल पड़े, अम्मा बाहर वालों का हाल तो राई रत्ती जानती हो, घर की भी कुछ खबर है? कैसी खबर? लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? यही दीदी की, सेठ जी की। लोगों की भली चलाई, जो मुंह में आया कह दिया। एक दो बार किसी प्रोग्राम में साथ चली गई तो कौन सा गजब हो गया। लोग तो सब तिल का ताड़ बना देते हैं। भला वे तुम्हारे बाप की उम्र के? वे बाप की उम्र के नहीं हैं अम्मा, भैया ने एकदम तैश में आकर कहा। फिर दूसरे ही क्षण सामान्य होते हुए बोले, अगर हों भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोग बाग यूं ही कुछ नहीं कहा करते। इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। लोग जलते हैं, समझे? जलेंगे क्यों? इसलिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग भूखों नहीं मर जाते। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छूट जाती तो सबको ठंडक पड़ जाती, पर ऐसा हुआ नहीं ना, इसलिए सबको मिर्ची लग रही है। फिर भी अम्मा, देखो बेटा, तुम्हारे बाप मरे थे तो ये लोग कहाँ मुंह छिपा गए थे। इतना बड़ा खानदान है पर किसी ने 5 पैसों को नहीं पूछा। कोई भलमनसाहत में थोड़ी सी मदद कर देता है तो उस पर भी ये लोग कीचड़ उछालने को तैयार हैं। सच, मेरी तो ऐसी जान जलती है कि बस। तनु दीदी सदा की मुंह फट एकदम से बोल उठी, अम्मा हम लोग दीदी की शादी क्यों नहीं कर देते? हम सब अवाक होकर उनका मुंह देखते रह गए। अम्मा बस क्षण भर को चुप रही होंगी, बोली, शादी कर देंगे तो खाएंगे क्या? उनके इस दो टूक प्रश्न का हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उस क्षण अम्मा के प्रति ऐसी वितृष्णा हुई कि शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। तनु दीदी भी कमर कसे बैठी थी, बोली, तो क्या हम अपने स्वार्थ के लिए दीदी का जीवन बर्बाद कर देंगे? अम्मा एकदम चिढ़ गई। चुप रह मुंह जली, चबर चबर बोले जा रही है। और शादी क्या हमने की नहीं थी उसकी? सारा फंड फूंक डाला, तभी तो आज कंगले बने बैठे हैं। अब उसकी तकदीर में सुख नहीं था तो कोई क्या करे? दो दो और छाती पर बैठी हैं, अब उनको देखें कि बड़ी की शादी करवाते रहें। फिर इस कड़वी चर्चा का समापन सा करती हुई भैया से मिश्रे घुले स्वर में बोली, देखो बेटा, तुम इस पचड़े में पढ़कर अपना दिमाग खराब मत करो। बस अब तो जल्दी से पढ़ लिख कर नौकरी में आ जाओ। लड़की की कमाई हम कै दिन खाते रहें। यह प्रसंग फिर दोबारा घर में नहीं उठा। आंख कान बंद कर लेना भी एक कला है। अम्मा ने इसे बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया था, क्योंकि उन्हें जीना था। पर उनसे एक भूल हो गई। अपनी इस उदासीनता को वे एक रस नहीं रख सकी। जितना ही उन्होंने दीदी को अनदेखा किया, हम लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए छटपटा जाती। तनु दीदी तो बोल्ड थी, कई बार कॉलेज से पिक्चर के लिए भाग जाती या सहेलियों के यहाँ चली जाती। लौटने पर उनकी शामत आती, पर वे दिलेरी से सब सह जाती। एक दिन उनकी सहन शक्ति भी जवाब दे गई। उन्होंने अम्मा को सुना दिया, जिनसे कहना चाहिए उनके सामने तो जबान नहीं खुलती, हम ही पर रूप झाड़ती हो। वे कमाकर खिला रही हैं इसलिए। बाप रे, फिर तो अम्मा ने उनकी वह धुनाई की कि 3 दिन तक तनु दीदी खटिया पर पड़ी रहीं। पर उस घटना ने उन्हें और भी निर्द्वंद बना दिया, इतना कि फिर अम्मा भी कुछ कहते हुए सहम जाती। यही निर्द्वंदता उन्हें एक दिन ले डूबी। सच, उस समय दीदी ने यदि साहस न जुटाया होता तो तनु दीदी कहीं की नहीं रहती। वही दीदी अब कितनी अकेली पड़ गई हैं। सुबह सुबह मैंने ऐलान कर दिया, प्लीज़ मेरा रिजर्वेशन करवा दीजिए, दीदी के पास जाऊंगी। ये एकाएक तुम्हें क्या हो गया? अपनी बहन से मिलने का मन हो गया और क्या।
क्यों, कोई हर्ज है? मेरे स्वर से ही ये इतने आतंकित हो गए कि फिर उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। शाम को चुपचाप टिकट लाकर पकड़ा दिया और 2 दिन बाद मैं गाड़ी में थी। सफ़र बड़ी अजीब सी मनस्थिति में कटा। आम लड़कियों की तरह पीहर जाने का उत्साह मुझ में कभी नहीं रहा। पीहर ही इस लायक न था, फिर भी अपने लोगों से, परिचितों से मिलने की उमंग थी। बचपन के माहौल को फिर एक बार जी लेने की इच्छा थी। दीदी को देखने की कल्पना मात्र से मैं सिहर जाती थी। पता नहीं नियति का यह दूसरा आघात उन्होंने कैसे सहा होगा। उस बार तो पूरा परिवार उनके साथ था। इस बार बेचारी निपट अकेली, असहाय सी। अपना दुख कहने के लिए कोई संगी साथी भी नहीं। कभी सोचती, बुलबुल को साथ लेकर मैंने अच्छा नहीं किया, पर इतनी सी बच्ची को छोड़ती भी कहाँ। हो भी सकता है कि उसकी किलकारियों से, तोतली बोली से दीदी का मन बहल जाए। अजीब सा असमंजस था। घर पहुंचने की ललक भी थी और डर भी लग रहा था। रिक्शे में बैठी तो घड़ी की ओर ध्यान गया। हाय, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। 1 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पड़ोस की चाची को बोर करना पड़ेगा। रिक्शा रुकते ही दूर से घर दिखाई दे गया। दरवाजे पर ताला नहीं था। बड़ी राहत महसूस हुई। मैं भी कैसी पागल थी। भला ऐसी मनस्थिति में उनका दफ्तर जाना संभव था? एक हाथ में बुलबुल और दूसरे में अटैची लेकर हाफती हुई दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई और दिल धक से रह गया। वहां तो किन्हीं कमल किशोर जी की तख्ती लटक रही थी। मुझे ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ा। रिक्शे की आवाज सुनकर चाची बाहर निकल आई थी। वे ही मुझे हाथ पकड़कर अपने घर ले गईं। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे अंक में भर लिया और रो रो कर बलैयां लेने लगी। बेचारी बुलबुल पहले तो हक्की बक्की सी यह नज़ारा देखती रही, फिर वह भी पंचम सुर में रो उठी। तब कहीं जाकर मुझे होश आया। तब तक भाभी चाय बना कर ले आई थी। गुड़िया के लिए दूध भी आ गया था। खा पीकर थोड़ा प्रकृतिस्थ हो लेने के बाद चाची ने बताया, दीदी तो तुम्हारी बरस ऊपर हो गया, कॉलोनी में रहने चली गई हैं, तुम्हें नहीं पता? अपनी जेब छिपाते हुए मैंने कहा, हम लोग तो दफ्तर के पते पर ही चिट्ठी डाल देते हैं ना। उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया। अकेली पड़ गई थी बेचारी। घर में रहो तो वही वही सब याद आता था। इसी से मकान बदल दिया। घनश्याम आएगा तो तुम्हें छोड़ आएगा। बड़ी दूर की कॉलोनी है। मैं तो एक ही बार गई थी। मरा पहाड़ का पहाड़ है। 3 मंजिले पर रहती है। मेरी तो सांस ही फूल गई थी चढ़ते चढ़ते। अब तो सुना है 2 बच्चे भी गोद ले लिए हैं। भाभी ने बताया तो मैं चौंक पड़ी। अरे ठीक ही किया, कल को कोई सहारा तो चाहिए। हाथ पैर क्या सब दिन ऐसे ही रह आएंगे? चाची ने तायद की। बच्चे क्या अनाथालय से लाई हैं? ऐसा ही कुछ होगा, नहीं तो 2-2 बच्चे कौन दे देगा? आजकल तो सबके होते ही 2 हैं। बहुत उत्साह वैसे भी नहीं था। अब तो यही मन होने लगा कि रात की गाड़ी से लौट जाऊं, पर नाटक तो करना ही था। घनश्याम भैया के दफ्तर से लौटते ही मैं उनके पीछे पड़ गई। भाभी कहती रह गई कि खाना खाकर जाओ, पर मैंने भैया को ढंग से चाय भी न पीने दी। शहर के बाहर पलवित नई नई कॉलोनियां और उनमें उगते 3 मंजिले मकानों का जंगल। स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे बैठे मैं उन सब के नाम पढ़ती जा रही थी। मुझे पता ही न चला कब स्कूटर एक क्रीम कलर की बिल्डिंग के आगे आकर खड़ा हो गया। भारी मन से मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी। भैया ने बुलबुल और अटैची दोनों को उठा रखा था, फिर भी मेरे पांव मन मन भर के हो रहे थे। बड़ी मुश्किलों से यह हवाई सफ़र तय हुआ और हम दीदी के फ्लैट के सामने खड़े थे। पीतल की तख्ती पर काले अक्षरों में नाम चमक रहा था, श्रीमती मनीषा वार्ष्णेय। यह नाम इतना अनजाना लग रहा था कि घनश्याम भैया साथ न होते तो मुझे विश्वास ही न होता कि यह दीदी का नाम है। पर उस घर में दीदी के नाम की तख्ती लगी ही कब? वह तो बाबूजी का घर था। भैया ने घंटी दबाते हुए बताया, मकान दूर तो बहुत है, पर इतनी कम कीमत में इतना अच्छा फ्लैट शहर में मिलना मुश्किल था। तब पहली बार मुझे पता चला कि मकान दीदी का अपना है। अपना मकान, अपने बच्चे। चलो, देर से ही सही दीदी जीवन में सेटल तो हो रही हैं। दरवाज़ा खोला 10-11 साल की एक शर्मीली नाजुक सी लड़की ने। भैया ने कहा, जाकर बताओ कि अन्नू आई है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दीदी पल्लू से हाथ पोंछती हुई निकल आई। आते ही बरबस मुझसे ऐसे लिपट गई कि मेरी रुलाई फूट पड़ी। फिर भैया की गोद से बुलबुल को झपटकर ऐसा घनघोर प्यार दुलार किया कि बेचारी का दम घुटने लगा। 5-7 मिनट बाद वह थोड़ा संभली और हमसे बैठने का संकेत करते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, अनु के बहाने आज घनश्याम भी पकड़ा गया, नहीं तो वह इधर का रुख ही नहीं करता। आता तो रहता हूँ दीदी, पर अब तुमने घर ही इतनी दूर ले लिया कि क्या कहें। बड़ी माँ, बर्फ तो मिली नहीं।
कहता हुआ 8-10 साल का एक गोल मटोल बालक घर में प्रविष्ट हुआ और हमें देखकर सहम गया। नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अपन चाय बना लेते हैं। अजय या अन्नू मौसी हैं, मैं कभी कभी बताया करती हूँ ना। दीदी ये लोग अशोक के बच्चे हैं। अशोक मेरा देवर, याद तो होगा। अशोक जी आजकल कहाँ हैं? अपना विस्मय छिपाते हुए मैंने औपचारिकता बरती। 2 साल के लिए नाइजीरिया गया है। वीणा भी साथ गई है। बच्चों की समस्या थी, हमने कहा लाओ हम रख लेते हैं। इनके दादा दादी बहुत थक गए हैं, अब उम्र भी तो हो चली है। माँ जी को तो ठीक से दिखता भी नहीं है। विमला उन्हें अपने साथ ले गई है, पर वहाँ गांव में बच्चे क्या करते, इसलिए मैंने रख लिया। कम से कम पढ़ाई का नुकसान तो नहीं होगा। चाय पीकर घनश्याम भैया चले गए। उनके जाते ही अजय ने अर्जी पेश की। बड़ी माँ मैं साइकिल चलाऊं? एक शर्त पर, तेज नहीं चलाओगे और उस पर सर्कस भी नहीं करोगे। मैं यहाँ ऊपर बालकनी से देख रही हूँ। उसके जाते ही अंजू ने पूछा, हम गुड़िया को पारुल के यहाँ ले जाएं? गिराओगी तो नहीं, पर पहले फ्रॉक तो बदल लो। सुबह से सिलबिल सी घूम रही हो, कहकर दीदी चुप नहीं हुई। उन्होंने उसकी कंघी की, मुंह धुलवाया, कपड़े बदलवाए। मैं एक कोने में बैठी चुपचाप उन्हें देखती रही। बचपन में यह सब करवाने का अधिकार मेरा था, पर वे दिन अब कितनी दूर निकल गए। बच्चों के जाते ही मैंने कहा, बच्चे तुम्हें आंटी क्यों नहीं कहते? बड़ी माँ तो बड़ा आउटडेटेड लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी तरह ही सही माँ होने का बोध तो कराता है। दीदी ने शायद यह बात सहज भाव से ही कही हो, पर मैं सहम कर रह गई। उनके अजन्मे शिशु की याद मन में कौंध गई। फिर तो मौन की एक मोटी सी चादर हम दोनों के बीच तन गई। हालांकि दीदी को उसका एहसास नहीं हुआ, वे तो रसोई में व्यस्त हो गई थीं। उन्हें इस रूप में बरसों बाद देखा था। उनका गुनगुनाते हुए आटा गूंदना, सब्जी की डालियां उलट पुलट करना, मसाला पीसना, सब बड़ा अजीब सा लग रहा था। वहाँ तो कभी उन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं और तनु दीदी सब काम निपटा देती थी। मेरी शादी के 2 महीने पहले से एक महाराजीन रख ली गई थी, जो अंत तक रही। अम्मा को उसके हाथ का खाना कभी नहीं भाया। मैं जब भी जाती अम्मा की फरमाइशें पूरी करती, उन्हें नाना व्यंजन और पसंद की सब्जियां बनाकर खिलाती। पर मेरे जाने के बाद फिर वही झींकना शुरू हो जाता। अम्मा की लाख शिकायतों के बावजूद दीदी ने कभी रसोई में पाँव नहीं दिया। पर वे जिस तन्मयता से खाना बना रही थीं, बाद में जिस आत्मीयता से उन्होंने सबको खिलाया, उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें कोई कष्ट या असुविधा हो रही है, बल्कि लग रहा था कि इस तरह खटने में उन्हें आनंद आ रहा था, जैसे इस अटापटक के लिए वे तरस गई हों। सफ़र की थकान का बहाना करके मैं आंख मूंद कर लेट गई थी। लेटे लेटे ही मैंने 2.5 कमरों के उस घर का मुआयना कर डाला। छोटी सी गृहस्थी, नपा तुला सामान था, पर उसे बड़ी सादगी और सुघड़ता से सजाया गया था। केवल घर के बाहर ही उनके नाम की तख्ती नहीं लगी थी, घर के हर कोने पर उनके व्यक्तित्व की छाप अंकित थी। रात को सोते सुलाते 11 बज गए। बच्चों की तो जैसे नींद ही भाग गई थी। आखिर दीदी को डपटना पड़ा, तब कहीं जाकर धमा चौकड़ी समाप्त हुई। अंजू का सुबह का स्कूल था, अजय सवेरे ट्यूशन पढ़ने जाता था। दीदी न डांटती तो क्या करती। दोनों बच्चे कमरे में रोज की तरह सोए थे। हम लोगों के लिए दीदी ने बालकनी में फर्श पर ही गद्दे डाल दिए, ताकि मैं बुलबुल के साथ फैलकर सो सकूं। 3 मंजिले पर बड़ी प्यारी हवा आ रही थी। मैं तो बिस्तर से पेट लगते ही ढेर हो गई थी, पर दीदी बहुत देर बाद बाहर आईं। क्या करने लग गई थी? मैंने शिकायती लहजे में पूछा। अरे कुछ मत पूछो, आज कार्यक्रम जरा उलट पुलट हो गया ना, इसलिए। नहीं तो अपना काम मैं शाम को ही निपटा डालती हूँ, सुबह मुझे ही भुगतना पड़ता है। अब कौन सा काम रह गया था? यही इन लोगों के कपड़े निकाल कर रखना, जूते मोजे ढूंढ कर रखना, लंच बॉक्स धोना, बस्ते ठीक करना। कोई एक काम है? सुबह ऐसी हाय तौबा मचती है कि बस। खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। अजय को खांसी है, दवाई भी देनी थी। दूध तो रह ही गया आज। अरे हाँ, गुड़िया का दूध ले आऊं? नहीं, वह रात में नहीं पीती। मैंने कहा, अब तुम लेटो भी कि और कुछ याद आ गया? नहीं, कुछ नहीं, दीदी ने कहा और लेट गई। मैं एकटक उन्हें देख रही थी। क्या देख रही है? देख नहीं रही, सोच रही हूँ। क्या? यही कि अशोक की बहू ने तुम पर विश्वास किया था तो ठीक ही किया था। अनु, वे शांत स्वर में बोली, विश्वास कोई एक दिन में तो नहीं पैदा हो जाता। यही तो सोच रही हूँ, तुम्हें ठीक से जानने समझने का अवसर।
उन लोगों को कब और कैसे मिला, वह एक लंबी कहानी है। तो सुनाओ ना, मैंने बच्चों की तरह मचलकर कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद दीदी ने कहना प्रारंभ किया। बहुत पुरानी बात है अनु, भैया तब शायद रायपुर में पढ़ता था। छुट्टियों में आया तो ब्लेजर के लिए जिद पकड़ गया। उसे लेकर एक दिन हल्दीप ड्रेसिंग हॉल में जाना ही पड़ा। बाप रे, वह तो बहुत बड़ी दुकान है, भीतर जाते ही डर लगता है, मैंने आश्चर्य से कहा। डर तो लगता ही था, पर क्या करती, भैया की जिद थी। वैसे भी मुझे पुरुषों के कपड़ों की परख नहीं थी, मैं तो केवल पर्स साथ लेकर गई थी। कपिल जब तक कपड़ा देख रहा था, मैं उस सजी धजी दुकान को, उसके फैशनेबल खरीदारों को देखती रही कि अचानक मेरी नज़र अशोक पर पड़ी। अशोक? हाँ, उन अनगिनत काउंटर्स में से एक पर खड़ा वह ग्राहक को कपड़े दिखा रहा था। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। उसकी वह मानसिक यंत्रणा मुझसे न झेली गई और मैं बाहर निकल आई। उस दिन फिर कपड़ा खरीदना न हो सका। भैया लाख भुनभुनाता रहा, पर दोबारा किसी दुकान में पांव देने का मेरा साहस नहीं हुआ। यंत्र चालित सी मैं घर का रास्ता नापती रही। पूरे रास्ते अशोक का शर्म से झुका चेहरा मेरा पीछा करता रहा। उस रात मैं सो नहीं सकी। शादी वाले वे सुनहरे दिन याद आते रहे। वह राम लक्ष्मण की जोड़ी आंखों में घूमती रही। अशोक के कितने कितने रूप स्मृति की खिड़कियों से झांकते रहे। दिन भर मेरे आगे पीछे डोलने वाला अशोक, भैया तक मेरी फरमाइशें पहुंचाने वाला अशोक, पापा से मेरी सिफारिश करने वाला अशोक, मेरा पक्ष लेकर अपनी माँ से भिड़ जाने वाला अशोक, और दुख की उन घड़ियों में छाया की तरह साथ रहने वाला अशोक। भाभी नहीं थी, मैं जैसे उसकी संपूर्ण दुनिया थी। दोनों भाइयों में अद्भुत प्यार था। वे अक्सर कहते कि मैं तो परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाया, पर अशोक को ज़रूर पढ़ाऊंगा, इसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाऊंगा। अब वे नहीं रहे तो उनका वही लाडला भाई दुकान पर कपड़ा फाड़ रहा है, और उन्हीं की पेंशन के सहारे, उनके बीमे की रकम के सहारे मेरा भाई डॉक्टरी पढ़ रहा है। ग्लानि से भर उठी मैं। सुबह जागी तो एक निश्चय के साथ दूसरे दिन मैं फिर उस दुकान में गई, पर इस बार अकेले। अशोक को मैंने बाहर बुलवाया और कहा, कल से अगर इस दुकान पर नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। वह हक्का बक्का होकर मेरा मुंह ताकने लगा। सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि उससे कुछ जवाब देते ही न बना। मैं स्वयं अपने सख्त लहजे पर चकित थी। दरअसल मुझे अपने आप से कोफ्त हो रही थी और गुस्सा मैं उस पर उतार रही थी। मुझे नॉर्मल होने में कुछ क्षण लगे। भीगे हुए स्वर में मैंने कहा, पढ़ना लिखना छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो भैया? इस समय तो तुम्हें कॉलेज में होना था। कॉलेज जाने के लिए पैसे लगते हैं, आपको शायद मालूम होगा। इस बार उसका स्वर रूखा था। मालूम है, पर तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? अभी तो तुम्हारी चिंता करने वाले मौजूद हैं। तुम्हारे दादा नहीं रहे तो क्या हुआ, भाभी तो है, मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। और अभी 10-5 साल तक मरने का इरादा भी नहीं है। उसकी आंखों में एकदम आंसू भर आए। बोला, भाभी अब अकेला नहीं हूं मैं, माँ पापा तो हैं ही, साथ में बीवी भी है। बीवी? हाँ, माँ का मन बहुत उचाट हो गया था। उसकी जिद थी कि बहू ले आओ, सूने घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। दादा की मृत्यु से माँ एकदम टूट गई है, उनसे घर का काम भी नहीं होता अब। फिर पापा को भी लालच था कि 10-12 हज़ार कहीं से मिल जाते तो कोई बिजनेस शुरू कर देते। तू ही सोच अनु, इंटर पास लड़के को क्या तो दान दहेज मिलेगा और क्या नौकरी मिलती। पर दोनों की जिद ने उस दो मुँहे बच्चे को गृहस्थी में जकड़ दिया। बेचारा ट्यूशन्स करके किसी नाइट कॉलेज में डिप्लोमा कर रहा था, वह भी छूट गया। यह सब कुछ सुनते सुनते हम दोनों खूब रो लिए। मन का सारा कलमश आंसुओं में धुल गया। विदा लेते हुए मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारी भाभी नहीं, बड़ी बहन हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, पर यह नौकरी छोड़ दो, तुम इसके लिए नहीं बने हो। दीदी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने घर में कभी बताया भी नहीं। किसे बताती, सुनने की फुर्सत किसके पास थी? और उस घर में क्या मैं अपनी ससुराल का नाम भी ले सकती थी? सुनते ही अम्मा के तन बदन में आग लग जाती थी। शायद उन्हें डर लगा रहता था कि अगर ससुराल वालों ने मुझे बहका लिया तो उनका उनके बच्चों का क्या होगा। दीदी, अम्मा के लिए कभी कभी तुम ज़्यादा कठोर नहीं हो जाती? शायद इसलिए कि मैंने उनके स्वार्थ को नग्न रूप देखा है। जानती हो अनु, उन दिनों मामा, मौसी, बुआ हर महीने 15वें दिन मेरे लिए रिश्ते लेकर आते थे, पर अम्मा सबको अपने आप ही चलता कर देती थीं। कह देती कि वह तो जोगन बनी बैठी है, शादी के नाम से ही बिदकती है, उससे बात करो तो काटने दौड़ती है।
अगर उस समय मुझ तक बात आती तो शायद मैं स्वयं मना कर देती। मुझे भी बहनों की चिंता थी, भाई के कैरियर का ख्याल था। पर मुझे एक मौका तो दिया होता। हर बार इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? कैसे अचरज की बात है अनु, अशोक को मैंने सिर्फ उसका हक दिया, पर उसने उपकार समझकर ग्रहण किया और जीवन भर के लिए मेरा ऋणी हो गया। दोनों मुझे पूछते हैं, पर जिनके लिए मैंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, वे तो उसे अपना अधिकार मानकर बैठे हुए हैं। चोट एकदम सीधी थी, इसलिए तिल मिलाकर मैंने कहा, उपकार तो सब मानते हैं दीदी। हाँ, कहने का ढंग हर एक के पास एक सा नहीं होता। और मैं सोचती हूँ कि स्वार्थ जहाँ जितना गहरा होता है, भाषा भी उतनी ही लच्छेदार बन जाती है। मेरा तीर भी निशाने पर लगा है। दीदी एकदम तड़प गई, बोली, मुझसे किसी का क्या स्वार्थ है, जरा सुनूं तो। कौन सी स्टेट है मेरे पास जो कोई मेरी खुशामद करेगा? ले देकर यही 2 कमरे हैं, कहो तो तुम्हारी बिटिया के नाम कर दूं। छोड़ जाओ इसे मेरे पास। दीदी अपनी बात पूरी कर भी न पाई थी कि मैंने अनायास ही बगल में सोई बुलबुल को जोरों से भींच लिया। मेरी इस बचकानी हरकत पर दीदी को हंसी आ गई। बोली, अपना बच्चा दूसरों को सौंपना इतना आसान नहीं है देवी जी, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अब बच्ची को तो छोड़, उसका दम घुट रहा है, कोई नहीं छीनेगा उसे, इत्मीनान रखो। झेप कर मैंने पकड़ ढीली कर दी। उसके घुघराले बालों में उंगलियां फेरते हुए दीदी बोली, स्वार्थ से ही सही कोई अपना तो कहे, मैं तो प्यार की भूखी हूं रे। अब ये कोई मौका नहीं था, पर मैं तो बेवकूफ़ी पर ही उतर आई थी। बिना किसी भूमिका के पट से कह बैठी, दीदी पेपर में सेठ जी के बारे में पढ़ा, सच बहुत अफसोस हुआ। वे एकदम चौंक पड़ी, फिर सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मातम पुरसी करने आई हो? अब इस बात का क्या जवाब हो सकता था, पर मैंने भी सोच लिया कि जब बात उठाई ही है तो पूरी कह डालना ही श्रेष्ठकर होगा। सच कहूँ दीदी, खबर पढ़ने के बाद से बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रही हूँ। दुख की इन घड़ियों में तुम निपट अकेली हो, यह सोचकर ही मन कांप उठता था, इसलिए तो दौड़ी चली आई। तुम आई हो तो अच्छा ही लगा है अनु, पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। देख तो लिया कि मैं निपट अकेली नहीं हूँ, और यह अकेलापन क्या आज का है, अब तो इसकी आदत सी हो गई है। अपमान से मेरे आंसू निकल आए। शाम से जैसे कोई लगातार मुझे छल रहा है। मैं तो मूर्तिवत सांत्वना बनकर दौड़ी आई थी। अपना घर बार छोड़कर अपने पति परमेश्वर को रोष्ट करके आई थी, और यहाँ आकर पता चला कि मुझे इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं थी। कैसा जबरदस्त मोहभंग था। गुस्से में आकर मैंने पीठ फेर ली। अनु, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बात सुनोगी? मैं चुप रही। अनु, 2 एकाकी नक्षत्र अंतरिक्ष में भटक रहे थे। संयोग था कि आपस में टकरा गए। एक गूंज सी हुई जो होनी थी, कुछ स्फुलिंग बिखरे जो स्वाभाविक था, बस इतना ही था। इससे ज्यादा हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं था। मैं एकदम पलटकर उठ बैठी। मैं देखना चाह रही थी कि यह बात कहते हुए दीदी का चेहरा कैसा लग रहा है, पर नहीं देख पाई। इस बार उन्होंने पीठ फेर ली थी और नाइट लैम्प का मध्यम प्रकाश उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी कोऊ न जाननहार।